तो आज हम चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है आपका इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। एंड ये चैप्टर का अगेन वेटेज जो है 10 मार्क्स का है। बाकी सारे चैप्टर्स जो थे आपके, सॉरी, इस चैप्टर का वेटेज जो 15 मार्क्स का है। और इसके अंदर आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो बोर्ड्स के फेवरेट हैं जो आते हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से आपका कोरोना की वजह से या किसी वजह से कुछ नहीं कटा है। हमें एक एक वर्ड, हर एक चीज़ करनी होगी। यहाँ से 1 मार्कर, 2 मार्कर्स काफ़ी सारे उठते हैं, तो बहुत अच्छे से हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन रिस्पेक्टिव लॉ। हर देश के अपने खुद के कानून होते हैं, उसको वो डोमेस्टिक लॉ कहते हैं, जो कि वहाँ के नागरिकों का विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इट्स सिटीजन, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक लॉ। तो हिंदुस्तान के कानून जो हिंदुस्तानियों पे लगेंगे वो आपके डोमेस्टिक लॉ हो जाएंगे। दीज लॉ रेगुलेट द प्राइवेट, सोशल, कमर्शियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। ये वर्ड याद रखना कि आपके जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं वो आपकी प्राइवेट, आपके सोशल, आपके कमर्शियल एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करते हैं सिटीजन्स ऑफ द कंट्री पे। दीज इंटरनल लॉ, दे आर इंटरनल, ये आंतरिक हैं, आपके अंदर, देश के अंदर के मामले हैं। हेल्प इन रेगुलेटिंग द कंडक्ट एंड अफेयर ऑफ द स्टेट मशीनरी, ये आपके देश को चलाने में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, आपकी गवर्नेंस को चलाने में काफ़ी काम आते हैं। बट अगर दो देशों की लड़ाई हो जाए तो कौन से देश के कानून चलेंगे, या फिर जो है कोई कहेगा मेरे मैटर्स को ज़्यादा वैल्यू दो या मेरे देश के कानून को ज़्यादा वैल्यू दो, तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड है डोमेस्टिक लॉ। Domestic law which regulate the conduct of its citizen. They are private, social, commercial in nature, and they help in conducting the state machinery, the affairs, the administration work of the state machinery. ये वर्ड्स याद रखना, अगर इनमें से कुछ भी वर्ड आया और ये पूछेंगे कौन से लॉ की बात हो रही है, तो ये डोमेस्टिक लॉ की बात हो रही है, इसमें इंटरनेशनल कुछ नहीं है। इतना क्लियर हुआ। फिर हम आते हैं हिस्ट्री एंड मीनिंग। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की वजह से इंटरनेशनल लॉ कैसे बना। तो कैसे स्थापना हुई इंटरनेशनल लॉ, जो हम आज की डेट में इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो इसको आप फ्लो चार्ट फॉर्म में बना लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मैंने फोटोग्राफ आपको भेजी है, उसमें पॉइंटर्स बने हैं कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ कहाँ अलग अलग स्टेप्स पे ऐसी क्या क्या चीज़ें होती रही कि आज उसके चलते आज का इंटरनेशनल लॉ अपनी जो है फॉर्मेशन में आया, अपनी जो है उसकी एक पहचान बनी। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। तो काफ़ी सारे जो हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम पढ़ें इंटरनेशनल लॉ का, तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। इसकी जो है आपकी, आप कह सकते हैं कि 8, 10th, 11th सेंचुरीज के आसपास यूरोपियन रेनेसा का जो टाइम पीरियड था, रोमन एम्पायर का जो टाइम पीरियड था, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंचुरी, और आपका एंशियंट मिडल ईस्ट जहाँ पे इस्लाम की शुरुआत हुई, इन सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने थोड़ा बहुत, नॉट इन मेजॉरिटी, बहुत थोड़ा थोड़ा जो है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसका सबसे ओल्डेस्ट हमें कोई एविडेंस मिलता है इंटरनेशनल लॉ का, तो वो है यूरोपियन रेनेसा, रोमन एम्पायर एंड एंशियंट मिडल ईस्ट। ये सेक्शन था जिसमें सबसे ओल्डेस्ट हमें सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मिलता है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ की एक्चुअल शुरुआत जो थी, इनकी सबकी बातें जो शुरू हुई, वो मिड 19th सेंचुरी से हुई, जब आपके इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होने लगे, इंडस्ट्रियल कंट्रीज के अंदर जो है किसी किसी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई थी, वहाँ पे उनको अपने देश की आज़ादी, अपने देश के डिसीजन, अपने देश का जो है प्रोमिनेंस, ये सब बहुत बढ़ गया। तो तब इंटरनेशनल लॉ, नॉन इंटरवेंशन, स्टेट सोवरेनिटी, ये सब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए थे। देन आपका जो थर्ड स्टेप था, जहाँ से इंटरनेशनल लेवल थोड़ा सा और बढ़ा, जब यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन करना शुरू करा, उन्होंने हिंदुस्तान को अपने अधीन बनाया, उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज को अपने अधीन बनाया। तो जब ये कॉलोनाइजेशन करने लगे, तो जिस देश के अंदर ये कॉलोनाइजेशन करते, वहाँ पे ये अपने रूल्स चलाते। तो इन्होंने इंटरनेशनल लॉ जो था उसकी पहचान दूसरे देशों में कैसे बनाई, थ्रू कॉलोनाइजेशन। तो ये थर्ड पॉइंट था कि जहाँ से इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत हुई। फिर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स हो गए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 होते साथ ही एक नया रूल निकला कि जिस जिस देश ने जो जो उनकी कॉलोनी बना रखी है, जिस जिस देश को अपने अधीन करा हुआ है, उनको वो देश को छोड़ना होगा। तो काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट नए स्टेट्स बने, नई कंट्रीज बनी,
एंड जब देश आज़ाद होता है उसका अपना एक कल्चर होता है, उसका जो है अपने लॉज होते हैं। तो सारे देश अलग अलग हो गए, सबके अपने अपने रूल्स, अपनी पॉलिसीज, अपने कल्चर, अपने लॉज सारे बन गए। एंड वो सब अपने आप को सेपरेट रखने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डिमांड करी। तो इंटरनेशनल लॉ का जो चौथा पॉइंट बनता है आफ्टर कॉलोनाइजेशन इज वर्ल्ड वॉर 2। एंड देन लास्ट पॉइंट जहाँ से आपका इंटरनेशनल लॉ आ ही गया था, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड द यूनाइटेड नेशन। जो कि लीग ऑफ नेशन जो था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद था, जिसके फ्लॉप होने की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी, लीग ऑफ नेशन बनाया ही इसलिए गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 कभी होना, सब पीसफुली काम करे। बट ऐसा नहीं हुआ, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने जैसे ही फॉर्मेशन लिया, उसने क्लियरली इंटरनेशनल लॉ इस्टेब्लिश कर लिए जो आज तक चल रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है आपका यूरोपियन रेनेसा, मिडल ईस्ट एशिया का जो पड़ता है, एंशिएंट मिडल ईस्ट एंड आपका रोमन एम्पायर। सेकेंड पॉइंट जो पड़ता है आपका इंडस्ट्रियल एक्सपेंशनिस्ट लॉ, जिसमें इंडस्ट्रीज के आने की वजह से स्टेट सोवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट्स, ये सब का स्टार्टिंग हुआ। थर्ड आपका जो है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है, जहाँ पे एक देश ने जाके दूसरे देश को अपने अंडर करा और वहाँ पे अपने रूल्स सेटअप कर दिए। फोर्थ आपका जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब नए नए कंट्रीज बनी, उन्होंने अपने अपने रूल्स स्टैब्लिश करे और उन्होंने जो है इंटरनेशनल लॉ की डिमांड करी। एंड फिफ्थ पॉइंट आपका यही दे रखा है, लीग ऑफ नेशन और यूएन के आने के बाद, लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 और यूएन जो है आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आने के बाद, उन्होंने जो है दे स्टार्टेड द एरा, दे मार्क द एरा ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो आज की डेट में भी आपको देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट के अंदर, ये 5 पॉइंटर्स में कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन सुनो। इंटरनेशनल लॉ एक फ्रेमवर्क है, सबसे पहले अंडरलाइन करना, फ्रेमवर्क है ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो कि अलग अलग देशों को, अलग अलग स्टेट्स को कंबाइन करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाता है, उनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स क्रिएट करता है। तो अगर आप किसी रूल को मानने को तैयार हो, आप दो कंट्री हो, इंडिया और चाइना, और आप सर्टेन जो है रूल्स को मानने के लिए तैयार हो, तो आपके अंदर एक बाइंडिंग रिलेशनशिप तैयार हो जाता है। एंड आप जो है उन रूल्स को मान के यू आर रेडी टू गवर्न योर कंडक्ट अमंग्स योर सेल्फ। सो इफ टू कंट्रीज आर रेडी to follow the rules, to follow the framework of rules, and they are ready to govern their conduct according to rules, कि मैं और तुम, हम इन रूल्स को मानते हुए आपस में एक रिलेशन सेटअप करेंगे, हम ये काम करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल लॉ। इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉ विच रिलाइज ऑन कंसेंट बेस्ड। ये जबरदस्ती के थोपे हुए रूल्स नहीं होते, ये कंसेंट बेस्ड होता है। अगर मुझे आपकी कंट्री से डील करना है, तो आपने और मैंने जो मिलकर रूल्स बनाए हैं, अगर हम दोनों अपनी कंसेंट के साथ उनको फॉलो करेंगे, हम दोनों उसके ऊपर राजी होंगे, तभी वो रूल्स माने जाएंगे। कोई थोपेगा नहीं एक दूसरे पे कि करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये मोरलेस कंसेंट बेस्ड होते हैं ज्यादा लेवल तक। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं एक्सेप्शंस में, वो हम पढ़ेंगे, बट ज्यादातर ये कंसेंट बेस्ड होते हैं, दोनों पार्टीज इसको एक्सेप्ट करके चलती है, बहुत ही क्लियरली रिटन होते हैं, बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होते हैं ये। एज स्टेट्स आर नॉट ऑर्डिनरी ऑब्लाइज टू अबाइड बाय इट, कि जनरली जो है स्टेट्स के ऊपर कोई फोर्सिबिलिटी नहीं होती, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, अनलेस दे आर एक्सप्रेसली कंसेंट टू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ कंडक्ट। तो आपका जो है अगर कोई रूल है कि मैं आपको इतना तेल दूंगा, उसके बदले आप मुझे इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, तो ये आपका जो है क्लियरली मेंशन्ड होता है। अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मुझे तेल देंगे ही देंगे और मुझे लेना ही पड़ेगा, नहीं। आपने क्लियरली साइन किया है, एक्सेप्ट किया है कि हमारे बीच में डीलिंग होगी और उसके बदले ये लिया जाएगा, ये दिया जाएगा, तभी होता है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस जहाँ पे कंसेंट हो या ना हो आपको मानना ही पड़ेगा। तो कुछ आपके कंसेंट के बिना भी कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, चाहे आपने साइन करी है कि नहीं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। हर देश के अपने कुछ कस्टम्स होते हैं। तो अगर आप किसी देश से डील कर रहे हो और उसके कस्टम में वो चीज़ प्रोहिबिटेड है, उसके कस्टम में, वहाँ पे उस देश के कस्टम में वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं, तो चाहे आपके अग्रीमेंट में ये मेंशन्ड है या नहीं है, आपको वो कस्टम की चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर किसी कंट्री के अंदर शराब अलाउड नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर शराब अलाउड नहीं होती है, दारू अलाउड नहीं होता है, या वहाँ पे पोर्क अलाउड नहीं होता है, तो आप उनके साथ पोर्क का ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, तो और या वहाँ पे आप उनको गिफ्ट में या फिर आप ऐसे कंसाइनमेंट के अंदर दारू नहीं भेजोगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपकी कंसेंट रिक्वायरमेंट, आपकी कस्टमरी जो है वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती है, जिसके अंदर आपकी कंसेंट रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है। 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ के चलना।
देर आर सर्टन एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जिसमें कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको सीधा सीधा याद कर लो। सबसे पहले कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, अलग अलग देशों के कस्टम्स चलते हैं जो उन्होंने लिखे हो अपने फॉर्म में या नहीं लिखे हो आपको मानने पड़ेंगे। एंड प्री एम्प्ट्री नॉर्म्स और जस्ट कॉन्जेंस, तो ये आपके जो है पहले से ही मेंशन्ड लॉज होते हैं या नॉर्म्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये आपको एज इट इज 1 मार्कर में याद करना है। एक बार मैं जस्ट कॉन्जेंस का मतलब बताती हूँ। तो जस्ट कॉन्जेंस आर द लॉज जो ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, चाहे वो आप किसी भी कंट्री के साथ करो आपको ये रूल्स मानने ही पड़ेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री यू आर डीलिंग विद, ठीक है। देन इंटरनेशनल लॉ दो तरीके के होते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये सरकारी बेसिस पे होता है, जब एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ डील करती है उसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। और वहीं पे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, मेरे देश की कंपनी आपके देश की कंपनी के साथ प्राइवेटली डील कर रही है, ठीक है, दैट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो ये हम पढ़ते हैं, इसका डिफरेंस क्या है आता है। ये 3 नंबर का आपका एक टॉपिक है जो बोर्ड्स में 2 बार या 3 बार आया हुआ है, और ये अच्छा टॉपिक है, ये छोड़ना नहीं है, इजी टू लर्न है, इसको रीड करते हैं। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में होते हैं। स्टेट हेयर मींस कंट्रीज, तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो भी आपके रिलेशन बनेंगे उनके बीच के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे उन्हें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बोले जाते हैं। एंड ये जो है इंटर कंट्री इंटर स्टेट रेगुलेशंस के मैटर में होता है, एक देश दूसरे देश से कैसे डील करेगा, उसके क्या कानून होंगे, ये सारा उसके साथ मैटर करता है। और ये प्राइवेट एंटिटी से डील नहीं करता कि मेसर्स ABC मेसर्स XYZ के साथ क्या डीलिंग कर रहा है, इससे मैटर नहीं करता। इंडिया का चाइना के साथ क्या इंटरनेशनल रिलेशन साइन हुए, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, इंडिया और सऊदी अरेबिया के क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ये सब आते हैं। अब अंबानी ने जो है किसी और के साथ क्या डीलिंग करी है, फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के साथ क्या डील करे है, ये सब इसका पार्ट नहीं होता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल लेवल पे स्टेबिलिटी देना, ऑर्गेनाइज्ड वे में इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना। ये 1 मार्कर में याद रखना, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करना जिससे स्टेबलाइज रहे सब कुछ और ऑर्गेनाइज रहे इंटरनेशनल रिलेशंस। देन आपको ये सारे याद रखने हैं कि किस किस मामले में इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा। पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा के मामले में, ट्रेड के मामले में, इंटरनेशनल ट्रेड्स जब हो रहे हैं, देन उसके क्या क्या हमारी डीलिंग्स रहेगी कि इंडिया और चाइना जो है किस किस ट्रेड टॉपिक्स के ऊपर आपस में डील करेगा, किस में नहीं करेगा। चाइनीज मोबाइल हिंदुस्तान में आएगा पर हिंदुस्तान का मीट नहीं जाएगा, इस तरह से। वेपन्स के मामले में आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ चलता है, प्राइवेट नहीं। इंटरनेशनल क्राइम्स के मामले में आपको रहेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपका टेरर अटैक्स हो सकते हैं, उसामा बिन लादेन ने जो किया था। देन ह्यूमन राइट्स को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके कि योगा हिंदुस्तान का है, यूएस का नहीं है, तुलसी यहाँ का पेटेंट माल है, यूएस का नहीं है। देन बायोडाइवर्सिटी, जानवरों को लेके, फ्लोरा फौना को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके आपके इंटरनेशनल बनते हैं। फाइनेंस के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, साइंस के मामले में, एक्सट्रेडिशन के मामले में, एयर स्पेस, सी, फिशरी, नेचुरल रिसोर्स के मामले में। पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि ये वाला टॉपिक पब्लिक में जाना चाहिए, प्राइवेट में जाना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं। एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपका समुद्र के जो रूलिंग्स होती हैं कि कितना किलोमीटर का पार्ट एक कंट्री के से, अगर मैं कंट्री से सी के थ्रू निकल रही हूँ, ओशन के थ्रू निकल रही हूँ, तो कितना किलोमीटर का पार्ट जो है वो इंडिया का रहेगा और कितना फिर इंटरनेशनल वाटर्स में आएगा। तो इसके सारे लॉज जो हैं वो भी आपका इसी का पार्ट बनता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वो सब इसका बनता है। लॉ ऑफ ट्रीटीज वगैरह भी इसका पार्ट बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट? देन आपका आता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो जब दो लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपस में डील कर रहे हैं, प्राइवेट दो लीगल एंटिटीज आपस में डील कर रही हैं कि इस कंट्री से मैंने अपना सामान मंगाना है या इस कंट्री में अपना सामान बेचना है, वो आपका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है इसको 1 मार्कर में याद रखना, इस बार आया था, उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहते हैं। कि कॉन्फ्लिक्ट के मामले में अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, लोटस सर्कल स्टडी सेंटर है और कोई आपकी जो है बाहर का कोई जो है कोचिंग सेंटर है अमेरिका का, और इन्होंने आपस में टाई अप किया है, तो अगर इनके बीच में दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो हमें कहाँ जाना है, किसका जुरिस्डिक्शन चलेगा, ये सब के मामले में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए कौन सा लॉ चलेगा, उसको जो है आप प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में काउंट करेंगे, इसलिए इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहा जाता है।
सो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल जो इंटरस्टेट इंटरैक्शंस, दो कंट्रीज के इंडिविजुअल्स के इंटरैक्शंस को हैंडल करते हैं, प्राइवेट पार्टीज के डीलिंग को हैंडल करते हैं। एंड इसमें कन्वेंशन, मॉडल लॉ, डोमेस्टिक लॉ, सेकेंडरी लीगल सोर्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसको इन्वॉल्व करती हैं। एंड सबसे मेजर मैटर इसके अंदर यही होता है कि दो पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कहाँ पे कौन केस सुनेगा, किसके जुरिस्डिक्शन में जाएगा, ये सब होता है। द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लॉ एंड आपका प्राइवेट लॉ जो है इंटरनेशनल, उसमें यह है कि पब्लिक जो है वो दो कंट्रीज की डीलिंग को हैंडल करता है, उन दो कंट्रीज के राइट्स, ऑब्लिगेशंस, उनके गवर्नेंस, गवर्नमेंट को डील करता है कि पूरी पूरी गवर्नमेंट की, दोनों साइड पार्टीज की, दोनों साइड की जो गवर्नमेंट है उनकी राइट्स क्या है, उनकी ऑब्लिगेशन क्या है। एंड जो आपका प्राइवेट लॉ है उसके अंदर आपके जो है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एंड ये जो है डिस्प्यूट मैटर्स को सॉल्व करने के लिए होता है। आपको ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, 3 मार्कर्स के हिसाब से 3 पॉइंटर्स का डिफरेंस याद करना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देर आर सर्टन इंटरनेशनल बॉडीज विच हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स हार्मोनाइजिंग प्राइवेट लॉज। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइवेट लॉज के लिए वर्क कर रही हैं, प्राइवेट लॉज को ध्यान में रखते हुए काम कर रही हैं, ताकि पूरी कंट्री के, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड रिलेशंस हैं, प्राइवेट लॉज हैं, वो एक जैसे बैलेंस आउट हो सके। ठीक है, तो इसके अंदर जो बॉडीज वर्क कर रही है, सबसे पहले है, हाँ, फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट उन्होंने जो साइन कर रखा होगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा होगा, उसी के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो डब्ल्यूटीओ के पास जाएंगे। अगर वो डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री है तो डब्ल्यूटीओ के पास जाएंगे, अगर वो ट्रेड रिलेशन में है तो। और अगर सिक्योरिटी रिलेशन में है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि कौन से तरीके का फाइट है। ट्रेड रिलेटेड फाइट है तो डब्ल्यूटीओ में जाओ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो फाइट किस तरीके का है। तो अगर आपका जो है डिफेंस रिलेटेड कुछ भी आ गया, एयर, वाटर, सी वगैरह इसका कुछ आ गया, तो ये सारा का सारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन उसके ऊपर आ गया तो ये यूनाइटेड नेशंस के पास जाएगा। हेल्थ रिलेटेड कुछ आ गया तो आप डब्ल्यूएचओ के पास जा सकते हो। इस तरह से रहेगा। ठीक है, जैसे भी कोविड का हुआ, कोविड की वजह से चाइना, सरकारी है तो पब्लिक है। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल बेसिस पे है, यस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट चलेगा, राइट। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस अलग हैं, प्राइवेट की ऑर्गेनाइजेशंस अलग हैं। ठीक है, तो प्राइवेट के लिए जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है हेग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इसके अंदर काफी सारे रूल सेटअप करे गए थे प्राइवेट डीलिंग्स के लिए। देन इंटरनेशनल सेंटर ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसने भी काफी सारे लॉज निकाले हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ये है आपका। देन यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिक ट्रायल, क्योंकि ये जो प्राइवेट, जो आपकी एंटिटीज होती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट डीलिंग्स होती हैं, वो जनरली आपकी जो है ट्रेड रिलेटेड ही होती है। तो हमारे देश में जो इंडिविजुअल्स अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं तो ट्रेड रिलेटेड रहेंगे, तो यूनिक ट्रायल का काफी रहता है। देन जो आपकी हेग कॉन्फ्रेंस हुई थी, द हेग कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड्स ओरिजिनेट्स बैक टू 1893। तो इसका सबसे स्टार्टिंग जो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ 1893 से बात होनी शुरू हो गई थी प्राइवेट लॉ को लेके। यूनिक ट्रायल, ये 1 मार्कर में याद रख लेना, हेग कॉन्फ्रेंस 1 मार्कर। यूनिक ट्रायल, अगेन इसको 1 मार्कर में याद रखना है, किसके ऊपर काम करता है, पेपर में आया हुआ है कि यूनिक ट्रायल का कौन सा अरीना है। यूनिक ट्रायल वर्क टुवर्ड डेवलपिंग मॉडल लॉज एंड गाइड्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्शियल लॉ, इंक्लूडिंग द यूनिक ट्रायल आर्बिट्रेशन रूल, कि उनकी फाइट भी हो जाती है ट्रेड करते हुए दो इंडिविजुअल्स की, तो वो कहाँ जाएंगे। यूनिक ट्रायल 1 मार्कर में आया हुआ है, इसको याद कर लेना। ठीक है, next paragraph. Some of the international convention model laws in the sphere of private international law which have gained more traction in recent time are the United Nations Convention on Contract for Sale of International Goods. ये भी काफी फेमस हो रहा है इंटरनेशनल गुड्स के मामले में।
UNITRAL model on international commercial arbitration, the Geneva Convention of the execution of foreign arbitral awards, etc. etc. ये आपको नाम याद करना तो कर लेना, इतना पेपर में कभी नहीं आया, ठीक है। ये 1 मार्कर में याद रख लेना, CSIG जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल गुड्स है, वो किसके अंडर एस्टैब्लिश हुआ था? 1 मार्कर, वियना कन्वेंशन ऑन सेल ऑफ गुड, इसके अंदर हुआ था। ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। हे कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ 1893। यूनिट्रल, ये यूनिट्रल आपका जो है आर्बिट्रेशन रूल्स आपका जो है डीलिंग ट्रेड के अंदर डील करता है। CISG जो है उसको वियना कन्वेंशन, इसका दूसरा नाम है, 1 मार्कर में याद रखिएगा। ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसके अंदर एक साथ 2-3 कंट्रीज आपस में डील कर सकती हैं, ठीक है। द यूनिट्रल मॉडल, लास्ट पैराग्राफ इसी पेज का, has provided a framework for domestic law on international arbitration and being adopted by increasing number of countries, with India joining the list in 1996। तो जो यूनिट्रल के बनाए हुए लॉज हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने एज इट इज अपने इंटरनेशनल ट्रेड या अपने जो लॉज हैं, डोमेस्टिक लॉज भी हैं, उसके अंदर भी एज इट इज अमेंड कर लिए हैं। यूनिट्रल इतना इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रीड करो, कोई डाउट है पूछो। अगर ये 2 और 3 मार्क्स में आ गए, वैसे तो ये 1 मार्कर आएगा कि यूनिट्रल किस लिए वर्क कर रहा है, CISG का दूसरा नाम क्या है। अदरवाइज ये अगर 2 से 3 नंबर में आया तो 191 पेज पे जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, जिसमें ये स्पेसिफिकली ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो प्राइवेट लॉ को हार्मोनाइज करने के लिए काम कर रही हैं, उसमें आप इस पैराग्राफ में से 2 से 3 लाइनें लिखोगे, जिसमें ये आपका यूनिड्रॉइट, यूनिट्रल, ICSID ये है ना, ये लिखोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन नहीं है। पेज 192, 6 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड में आएगा, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के पीछे क्या क्या सोर्सेस हैं, इसकी मैंने आपको फोटोग्राफ भेजी है। इस फोटोग्राफ के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स बना के भेजे होंगे, दिख रहे हैं आपको ये पॉइंट्स? इस पॉइंट्स को देखना, तो ये पैराग्राफ के पॉइंटर्स बना लो, अदरवाइज इसका पेपर लिखने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ही मर्ज अजीब से तरीके से करके पॉइंटर नहीं बना रखे इन्होंने। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का जो सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है, द मोस्ट अथॉरिटेटिव आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो अगले 3-4 पॉइंट तक जा रहा है, ABC इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। देन आपका सेकेंड पॉइंट, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, ट्रीटीज। ट्रीटीज इसका सेकंड पॉइंट है। ट्रीटीज के अंदर ही सेकंड का ए है कंसेंट बाय सिग्नेचर, तो ट्रीटीज का फर्स्ट है कंसेंट बाय सिग्नेचर, ट्रीटीज का सेकंड पार्ट है कंसेंट बाय एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट, ये भी सेकंड का ही पार्ट है, और ट्रीटीज का थर्ड पार्ट है कंसेंट बाय रैटिफिकेशन, तो ये 2A 2B 2C है। देन थर्ड पॉइंट आपका होता है कस्टम्स, ये आपका थर्ड पॉइंट है कस्टम्स। देन आपका फोर्थ पॉइंट होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन, तो इसके 4 पॉइंट हैं, और जिसमें आपके पहले के 3 सब पॉइंट हैं और सेकंड के भी 3 सब पॉइंट्स हैं। आपको ये ऐसे याद करना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। वानी, तो सबसे पहला सोर्स है इंटरनेशनल लॉ। इसकी जो आपकी इंट्रोडक्शन है उसमें ये कह रहा है कि एक देश का अगर अपना देसी कानून हो, अपना डोमेस्टिक लॉ हो, उसको बदलना बड़ा आसान होता है, उसको समझना बड़ा आसान होता है, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन लानी है तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो देश के अंदर रहते रहते हो जाता है। पर जहाँ पे मामला इंटरनेशनल लॉ का होता है, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत सॉलिड होता है, उसको समझने में भी टास्क लगता है, और उसको आप चेंज आसानी से नहीं कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो इंटरनेशनल लॉ का है, वो है आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 ऑफ द स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो अपनी बुकलेट है, उसकी जो अपनी जो है लॉज बने हुए हैं, उसके अंदर आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, जो कि क्लियरली डिफाइन करता है कि जब भी इंटरनेशनल लॉ का मामला होगा, इंटरनेशनल जो आपके रूल्स का मामला होगा, उसके अंदर कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमें जो है डिसीजन लेना है। तो ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जितने भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो जनरल में हुई हो, चाहे वो पर्टिकुलर हुई हो,
और उसके अंदर जो भी रूल्स इस्टेब्लिश करे गए हैं कंसेंटिंग स्टेट्स के वो अप्लाई होंगे। तो अगर आपका और मेरा कोई ट्रेड हो रहा है, योर कंट्री एंड माय कंट्री आर डीलिंग समथिंग, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, वी डिड अ मीटिंग एंड वी गिव आवर कंसेंट ऑन सर्टेन पॉइंटर्स ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले तो वो देखे जाएंगे, हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन देखी जाएगी, चाहे वो जनरल हो चाहे पर्टिकुलर हो, और उसके अंदर हमने जिस चीज़ पे अपनी कंसेंट दी है वो चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के कस्टम्स क्या हैं वो सेकंड नंबर पे आते हैं, कि उस देश के अपने अपने दोनों देशों के क्या क्या कस्टम्स हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करी जाती है वहाँ के लॉज की। देन आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की लॉ फॉर सिविलाइज नेशन, इसका क्या मतलब है, एक देश जो कि सभ्य देश होगा, एक जो सिविलाइज्ड कंट्री होगी, उसमें एक लॉजिकल रीजनिंग लगाते हुए, दिमाग लगाते हुए कौन सा लॉ अप्लाई होना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 59 का एक प्रोविजन है, जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ द वेरियस नेशन। तो अलग अलग देशों के जो बड़े बड़े एमिनेस्ट आपके जो ज्यूरिस्ट रहे हों, जिनका जुडिशियल वे में डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हों, वो लोग इस बारे में क्या सोचते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में, जो दो कंट्रीज का जो है उसके बारे में उनकी राय क्या है, उनका क्या विचार है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये आपको सीरियल वाइज दिए हुए हैं, तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि इसको सीरियल वाइज फॉलो करना है, कि पहले कंट्री का कन्वेंशन क्या है उसको देखना है, उसके बाद वहाँ का कस्टम देखना है, उसके बाद सिविलाइज कंट्रीज क्या सोचते हैं, उसके बाद एमिनेंट ज्यूरिस्ट क्या सोचते हैं वो देखना है। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, बट इसको इस सीरीज के अंदर इस स्टेप वाइज में फॉलो किया जाता है, कि सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं। ऑल्दो 38 सब क्लॉज 1 जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में ही ज़्यादातर बात करता है, एंड ये जो है सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ में किस तरह से जो है मामला डिस्प्यूट कर सॉल्व करा जाए कंट्रीज़ का, उसके बारे में बात करता है। तो जितनी भी कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हैं, वो सारी कंट्री इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी पार्ट हैं, ठीक है। एंड वो जो है अगर अलग अलग कंट्रीज का कोई प्रॉब्लम भी है तो वो यहाँ पे जाके यूएन की जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे अपना मामला लेके जा सकती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और मामले को सॉल्व करवा सकती हैं। सो इफ यू आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यू आर इस्पो फैक्टो मेंबर्स, बाय डिफॉल्ट यू आर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल्सो। एंड आपका अगर कोई भी मामला है, कोई लड़ाई है, वो आप इस तरह से सुलझा सकते हैं, आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 अंडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी डाउट? तो इसके अंदर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन पहले आ सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन सा है, ये आया हुआ है बोर्ड में। उसके लिए आप लिखोगे आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको दूसरा क्वेश्चन जो है पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि ट्रीटी की डेफिनेशन दो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटी, एंड ट्रीटीज जो है वो किस किस तरीके से जो है वो कंसेंट दी जा सकती है ट्रीटीज के मामले, व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू व्हिच यू कैन गिव कंसेंट इन ट्रीटीज, ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे पहले ट्रीटी की डेफिनेशन, ट्रीटी जो है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, चार्टर होता है, एग्रीमेंट होता है, जो कि लीगली बाइंडिंग होता है, बाध्य होता है, रिटर्न होता है, और जिसके अंदर जो स्टेट्स उसको साइन कर रही है, जो कंट्रीज उसको साइन कर रही हैं, वो ये मानती हैं कि इस अग्रीमेंट की वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी, कंसेंट वो अपनी देती हैं। ट्रीटीज जो है वेरी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होते हैं, दे हैव वेरी लीगलाइज लैंग्वेज विच इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, दे आर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। एंड ये जो है इसमें दो से ज़्यादा पार्टी, दो या दो से ज़्यादा पार्टी जो है अपने आप को बाइंडिंग अपॉन करती हैं जब वो उसके ऊपर साइन कर देती हैं कि हम इसके अंदर लिखी हुई हर एक बात को मानेंगे। अग्रीमेंट्स विच आर बिटवीन टू डिफरेंट नेशंस, हो सकता है दो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर अग्रीमेंट हो रहे हो, दो कंट्रीज जो हैं वो हाँ 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 कर रही हो, दोनों ने साइन ना करा हो कहीं पे, तो उनको आप ट्रीटी नहीं बोलोगे, उसको आप अग्रीमेंट ही बोलोगे। तो जब तक आप वो लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट नहीं होता, जब तक उसके ऊपर साइन नहीं आ जाता, जब तक उसके अंदर पूरी पूरी लीगलाइज डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाती, उसे एग्रीमेंट बोला जाता है, उसे ट्रीटी नहीं बोला जाता। तो अग्रीमेंट और ट्रीटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अग्रीमेंट इफ यू आर सेइंग yes to something but you are not signing anywhere, तो वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होती है। तो अगर वो चीज़ लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है तो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं, एंड इसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ट्रीटी जो है वो एक सिंगल पेज भी हो सकता है, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। सो यू माइट बी साइनिंग 100 ऑफ पेजेस इन अ ट्रीटी, और यू माइट साइन जस्ट 1 पेज इन अ ट्रीटी, इट माइट हैपन। ट्रीटी जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स मिलके प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारी स्टेजेस में ट्रीटीज़ होती हैं, और उसको जो है फाइनल टेक्स्ट हैज़ टू बी अडॉप्टेड इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। जब दो कंट्री उसको एक्सेप्टेंस दे रही होती है तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलती हैं,
और वहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जब उसमें 2/3 की मेजोरिटी तो मिनिमम 66% जो है वो लोग साइन कर देते हैं कि हाँ हम इसके साथ अग्री कर रहे हैं, तो जाके आपका वो जो है ट्रीटी एक्सेप्ट होती है। अब बहुत सारे तरीके हैं कि आप कैसे अपनी कंसेंट दे सकते हैं। तो जनरली हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के अंडर होती हैं, बट अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं जा रहे हैं तो कंसेंट बाय सिग्नेचर दे सकते हैं, जिसके अंदर देशों के रिप्रेजेंटेटिव जाएं, हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाएं या ना जाएं, जो भी है आपके देश से जो भी रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, वो वहाँ पे जो है जिनके पास देश की पावर है साइन करने की, वो अपना रिटर्न में सिग्नेचर दे देते हैं कि यस वी आर रेडी टू अबाइड बाय द लॉ। अगला होता है कंसेंट बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है अपनी ट्रीटी मेरे देश वालों को हैंड ओवर कर रहे हो, और अपने मतलब कि आपका जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया है वो आपने मेरे देश को हैंड ओवर कर दिया, और मेरा देश जो ड्राफ्ट तैयार कर कर आया है आपने सामने वाले को हैंड ओवर कर दिया। तो चाइना मेड अ डॉक्यूमेंट एंड गेव इट टू इंडिया, एंड इंडिया मेड अ डॉक्यूमेंट एंड गेव इट टू चाइना। दे बोथ एक्सचेंज्ड इट एंड दे गेव देयर कंसेंट कि हाँ हमने एक्सचेंज कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, सो हम जो है कंसेंट अपनी शो कर रहे हैं। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हो दोनों हाथों में, उसको भी एक्सेप्टेंस माना जाता है, उसको भी कंसेंट माना जाता है। अगला होता है कंसेंट बाय रैटिफिकेशन। Ratification is simply understood to be the act by which state establishes its consent to be bound by a treaty or to international pact. This was initiated as a measure to ensure that the representative who signed the treaty had due authority by seeing whether the state agrees to ratify the same. Ratified different from country to country, but usually requires a sign that state consent to follow the provision of treaty. That could be assent of president of the state, required to vote of a majority in the legislature. तो कंसेंट बाय रैटिफिकेशन ये हो सकता है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे तो हाँ बोल दिए, बट वो देश में भी आया, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट देश में आया, उसको लोकसभा और राज्यसभा के अंदर डिस्कस किया गया, एंड वहां से जब वो मेजोरिटी से क्लियर हो गया तो उसको एक्सेप्ट किया गया। तो इंटरनेशनल लेवल पे बात हुई, फिर आपके जो लोकसभा है राज्यसभा है वहां के ऊपर पूरा डिस्कस हुआ, जब दोनों हाउसेस ने क्लियर करा तो हमने अपनी हाँ आगे कर दी कि हाँ हम ये वाला लॉ मानने को तैयार है, ये ट्रीटी एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो इट कुड बी कंसेंट बाय सिग्नेचर डायरेक्ट साइन करके, इट कुड बी बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप दे सकते हैं अपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। थर्ड बाय रेटिफिकेशन की पहले अपने देश के अंदर पहले लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव करवाओगे, तब जाके बाहर अरीना में आप हाँ करो। ये तीनों तरीके से कंसेंट हो सकती है। ये विद इन इंडिया के अंदर भी लोकसभा राज्यसभा हो सकता है, तो अलग अलग कंट्रीज के अपना अपना हाउसेस होते हैं, वहां पे ये हो सकते हैं। अगला है आपका कस्टम्स। कस्टम्स कुड बी ड्राइव फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर ऑफ म्यूचुअल कंसेंट एंड इज एक्सट्रीमली फ्लूइड। अब कौन से देश का कौन सा कस्टम मानना है ये अपने आप में डाउटफुल चीज होती है। जैसे हिंदुस्तान एक देश है, यहाँ के कितने कस्टम्स हैं, तो ये बड़ा डाउटफुल सा मैटर होता है, तो दे आर एक्सट्रीमली फ्लूइड्स। तो कस्टम जो है यूजुअली डिराइव्ड बाय शिफ्टिंग थ्रू मेनी लेयर्स एंड एविडेंसेस ऑफ स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियन ज्यूरिस। तो अलग अलग देश के अलग अलग कस्टम्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, बट ये बहुत फ्लूइड होते हैं। सर्टन कस्टम्स को आप नजरअंदाज कर सकते हो, सर्टन कस्टम्स आपको मानने ही पड़ेंगे। So many other sources such as unsigned treaty and United Nations declaration have to include to identify and cover more and more customs and practices into the international domains. तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है कि कौन कौन से इंटरनेशनल कस्टम्स को मानना है और कौन से नहीं मानना है। तो ये कंट्री टू कंट्री अगेन खुद वेरी कर जाता है, तो वहाँ पे उनकी लिस्ट होती है कस्टमरी प्रैक्टिसेस की, वो आप देख सकते हैं। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हमने पहले भी पढ़ा था, आईसीजी के पास जितने आज तक मैटर्स गए हैं और किस तरीके के मैटर्स में उन्होंने क्या क्या डिसीजंस दिए हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। या आपका कोई मैटर है अदर कंट्रीज का और आईसीजे को लगता है कि मुझे उसके ऊपर कुछ अपना व्यू पॉइंट देना चाहिए कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो ये भी आईसीजे अपना डिसीजन दे सकता है मैटर टू मैटर। अब ये उन कंट्रीज की मर्जी है कि वो जो है मानना चाहें या ना मानना चाहें। अगर कंट्रीज कहती हैं कि हम आपका ये डिसीजन मान रहे हैं तो वो फॉलो कर लें, अगर उन्हें लगता है नहीं मानना तो वो नहीं मानेंगे। So Article 59 of the Statute of ICJ state decision of the ICJ have no binding force except on the parties to the dispute. However, the ICJ tend to examine its previous decision. तो अगर एक पार्टी है और वो अपना मुद्दा स्पेशली लेके जा रही है आईसीजे के पास कि हमारा ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, तो उनको मानना पड़ेगा कि आईसीजे का जो भी डिसीजन होगा। बट अगर कोई मेरा मैटर है पर मैं आईसीजे के पास नहीं गई, मैं यूनाइटेड नेशन की मेंबर हूँ, तो आईसीजी को लगा कि आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं एक डिसीजन दे दूं कि ऐसा कर लो तो बेटर है, तो उसका बाइंडिंग फोर्स नहीं होगा। ठीक है,
तो अगर मैं अपना मैटर लेके जा रही हूँ तो मुझे मानना पड़ेगा, मैं मैटर लेके नहीं जा रही, आप एडवाइस दे रहे हो तो मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी है मैं मानूँ या नहीं मानूँ। एंड डिटरमाइन विच केसेस शुड नॉट बी अप्लाइड एंड रियली डिपार्ट्स फ्रॉम द रेलेवेंट केस लॉ। तो वो आईसीजे जो है पुराने रिलेटेड केसेस में देखता है कि क्या डिसीजंस दिए गए थे, उनको भी आगे अप्लाई करवाने की कोशिश करता है कि ऐसा कर लो। बस इसके अंदर आपको इतना ही करना है, सोर्सेस का इतना ही पार्ट है। कनिका तुम जा सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ से आपको 2 से 4 नंबर का एक टॉपिक 100% आएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पिक करते हैं। ठीक है।